Everyone, today we'll be starting our next chapter, that is your promotion mix and advertising. First topic is what is communication mix और promotion mix. प्रमोशन मिक्स या कम्युनिकेशन मिक्स के लिए पहले हमें कम्युनिकेशन और प्रमोशन इन दो टर्म्स का मतलब क्लियर होना चाहिए. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इट मीन्स कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र की जाती है तो उसे हम कम्युनिकेशन का नाम देते हैं. साथ के साथ हमारा टारगेट क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो इन्फॉर्मेशन कस्टमर को यानी कि रिसीवर को समझ में भी आए. तो जब हम एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है यानी कि जो पर्सन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है, जो सेंडर है, वो आपके पास कौन है? मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर. और सेकंड जो रिसीवर है यानी कि जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो हमारे पास क्या है? हमारी टारगेटेड ऑडियंस यानी कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जिन तक हमने इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है. ये आपके पास ये पॉइंट हुआ आपके पास कम्युनिकेशन का. सेकेंड टर्म आपके पास है प्रमोशन. प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन रेफर्स टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन with the twin objectives of informing potential customers about a product and persuading them to buy it. It means कि कम्युनिकेशन का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन कन्वे करना वन पर्सन टू अनदर. प्रमोशन का मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन हमने करना है यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करनी है उस इंफॉर्मेशन को हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम जो कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है जिसलिए हम प्रमोशन जिसके लिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं. उसके टू ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके पास, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स है. फर्स्ट इज इंफॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर्स. इट मीन्स कि जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में अनाउंस करना, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. एंड परsuading देम टू बाय इट यानी कि सेकेंड ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट को परचेज करें कस्टमर. इसके लिए कस्टमर्स को परsuade करना, पर्सन को मोटिवेट करना. हमारे पास क्या चीज़ होती है? प्रमोशन. यानी कि कम्युनिकेशन या प्रमोशन. पर कम्युनिकेशन और प्रमोशन, कम्युनिकेशन के अंदर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वन पर्सन टू अनदर. एंड प्रमोशन का मतलब हुआ यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स. देन हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमोशन मिक्स. प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या हुआ? जो हम कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसके लिए हम कौन से प्रमोशनल टूल्स को यूज़ कर रहे हैं. यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम कई तरह की सेलिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, कई तरह के प्रमोशनल टूल्स को यूज़ किया जाता है. जो एक्टिविटीज़ जो एक्टिविटीज़ पे परफॉर्म की जाती है यानी कि जो प्रमोशनल टूल्स को यूज़ किया जाता है उसे हम किसका नाम देते हैं? प्रमोशन मिक्स का. यानी कि डेफिनेशन क्या हुई? प्रमोशन मिक्स refers to various promotional tools or selling techniques used by a marketer to communicate with the target customers. यानी कि इस डेफिनेशन के अंदर आपके पास कम्युनिकेशन का पॉइंट भी आ गया और प्रमोशन का पॉइंट भी आ गया. यानी कि प्रमोशन मिक्स का मतलब है कि वो प्रमोशनल टूल्स या वो सेलिंग टेक्निक्स जो कि एक मार्केटर यूज़ कर रहा है टारगेट कस्टमर या टारगेट कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, उसे हम किसका नाम देते हैं? प्रमोशन मिक्स का. अब जो ये प्रमोशनल टूल्स की हम बात कर रहे हैं, ये प्रमोशनल टूल्स क्या हो सकते हैं? प्रमोशनल टूल्स का मतलब होता है कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर तक, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के हम एडवर्टाइजिंग दे सकते हैं. कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम कोई सेल्स प्रमोशनल एफर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं यानी कि फ्री गिफ्ट्स दिए जा सकते हैं, कोई डिस्काउंट ऑफर्स दिए जा सकते हैं, या हम उन कस्टमर के साथ पर्सनली कॉन्टेक्ट करके पर्सनल सेलिंग के थ्रू भी कस्टमर को मोटिवेट कर सकते हैं. तो इनमें से हम कोई भी प्रमोशनल टूल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रमोशनल टूल्स को यूज़ कैसे करना है, कौन सा टूल हमारे लिए इफ़ेक्टिव रहेगा, उसके लिए हमें कुछ प्रमोशनल टूल्स को इनके फैक्टर्स को स्टडी करना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स को स्टडी करना ज़रूरी है जो हमें हेल्प करते हैं इस बात का डिसीजन लेने के लिए कि हम कौन सा प्रमोशनल टूल यूज़ करें. इसके लिए हमें प्रोडक्ट की नेचर, टाइप्स ऑफ टारगेट कस्टमर्स, प्रमोशंस बजट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन, इन फोर फैक्टर्स को स्टडी करना जरूरी है. इन फोर फैक्टर्स का मतलब, नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब कि हमारा प्रोडक्ट किस नेचर का है. हमारा प्रोडक्ट कमर्शियल कंज्यूमर गुड्स है और इंडस्ट्रियल गुड्स है, किस टाइप की गुड्स है.
हमें उसके हिसाब से प्रमोशन टूल को यूज़ करना होता है। टाइप्स ऑफ टारगेटेड कस्टमर, यानी कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो किड्स हैं या एडल्ट पर्सनस हैं, या जो कस्टमर्स हैं वो इलिटरेट हैं या लिटरेट हैं, किस तरह के कस्टमर्स हैं उसकी नेचर के हिसाब से प्रमोशन टूल्स को यूज़ किया जाता है। इसी तरह प्रमोशन बजट है कि हम, यानी कि हमने जो प्रमोशन करनी है, यानी कि हमने कस्टमर को जो कम्युनिकेट करना है उसके लिए जो प्रमोशन टूल्स यूज़ करने हैं, उसके लिए आप ये देखिए कि आपका बजट कितने का है, कि आप कितने रुपए खर्च करना चाहते हैं, उसके ऊपर कितने एक्सपेंसेस करना चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन, कि आप प्रमोशन दे किस ले रहे हैं, यानी कि आपका जो पर्पस है वो क्या है प्रमोशन का। जस्ट आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं या परसुएट करना चाहते हैं, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करके ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपने कौन सा प्रमोशनल टूल यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन आप उस प्रोडक्ट के अंदर एक नया फ्लेवर कुछ ना कुछ एडिशन करना चाहते हैं और कस्टमर, तो उसके लिए आपको कस्टमर को पहले बताना पड़ेगा कि आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर किस तरह के चेंजेस किए हैं, या जो नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको कस्टमर को अनाउंस करना पड़ता है, कस्टमर को बताना पड़ता है। तो उसके लिए आप फ्री गिफ्ट्स दे सकते हैं, फ्री पैकेट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया, अ कंपनी इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू फ्लेवर ऑफ चिप्स may also sales promotion like distributing free packets in malls, cinemas, etc. combined with large scale publicity। यानी कि अगर आप ऑलरेडी चिप्स सेल कर रहे हैं लेकिन अब आप चिप्स के अंदर एक नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको कई तरह के सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लाइक मॉल्स में, सिनेमा में आप फ्री पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे आपके प्रोडक्ट की लार्ज स्केल पर पब्लिसिटी हो सके। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ डायरेक्ट और पर्सनल सेलिंग टेक्निक्स, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर हमें कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है कि उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। यानी कि टेक्निकल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो उसमें बेटर रहता है कि जो प्रोडक्ट सेल किया जाए उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाना चाहिए, यानी कि पर्सनल सेलिंग टेक्निक को यूज़ किया जाना चाहिए। यानी कि आपने कौन सा प्रमोशनल टूल यूज़ करना है, कौन सा प्रमोशनल टूल आपकी उस प्रोडक्ट की एडवर्टीज आपकी प्रोडक्ट के लिए इफेक्टिव रहेगा, उसके लिए आपको पहले इन फैक्टर्स को स्टडी करना ज़रूरी है, जो हमने अभी 4 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपके पास, कि अब हम बात करें प्रमोशनल टूल्स की। मैंने भी आपको बताया कि प्रमोशनल टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। तो जब हम प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, वो आपके पास कौन कौन से हैं? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड इंटरनेट मार्केटिंग। तो फर्स्ट है आपके पास एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ होती है? बेसिकली एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज paid for by the marketers to promote their goods and services. It is the most commonly used element of promotion mix. It means कि जो एडवर्टाइजिंग है वो प्रमोशनल टूल्स, यानी कि जो प्रमोशनल मिक्स की हम बात कर रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग है वो आपके पास एक कम्युनिकेशन की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें आप मास कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। यानी कि मास कम्युनिकेशन का मतलब कि एक साथ आप कई सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन को एक साथ सेंड कर सकते हैं, एक साथ कई तरह के लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन एडवर्टाइजिंग जो आपके पास टूल है, इस एडवर्टाइजिंग एलिमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो आपके पास नॉन पर्सनल होती है। नॉन पर्सनल का मतलब आपका कस्टमर के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, यानी कि आप इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे का मतलब कि जो ऑडियंस है, जो टारगेटेड ऑडियंस है, वो आपसे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर सकती। अगर उन्हें किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो वो अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो आपके पास मास कम्युनिकेशन होने के साथ साथ नॉन पर्सनल होती है, यानी कि वापस फीडबैक आपको ईजिली नहीं मिल पाती। ये जो एडवर्टाइजिंग होती है आपके पास, एडवर्टाइजिंग को बकायदा एक स्पॉन्सर, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है जो कि एडवर्टीजमेंट देता है। ये जो आपके पास आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, इसे बकायदा एडवर्टाइजिंग करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। ये एक तरह का पेड मीडिया होता है, यानी कि अगर आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको इसके बदले में कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, और बकायदा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें जिस जो हम मीडिया के बदले में जो भी पेमेंट वगैरह पेमेंट करते हैं, उस हमारा टारगेट ये होता है कि कस्टमर यानी कि जो हमारी ऑडियंस है उन तक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जा सके। तो ये एडवर्टीजमेंट कैसे दी जाती है? एडवर्टीजमेंट देने के लिए आप टीवी पर ऐड दे सकते हैं, रेडियो पर ऐड दे सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आप किसी के थ्रू भी डिस्प्ले के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इसमें इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो आपके पास फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं है। इसमें आपस में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। लेकिन एडवर्टाइजिंग के बेनिफिट्स काफ़ी हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग करने से आप एक साथ कई लार्ज स्केल की ऑडियंस के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, यानी कि एक साथ आप कई लोगों तक इकट्ठी इंफॉर्मेशन को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एडवर्टाइजिंग के फीचर्स क्या है, मैंने भी आपको बताया कि ये पेड फॉर्म होता है। पेड फॉर्म का मतलब कि जो एडवर्टाइजिंग दी जाती है उसके बदले में आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर को अमाउंट पे करना पड़ता है मीडिया को। सेकंड है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मैंने भी आपको बताया कि एडवर्टाइजिंग के अंदर नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब कोई फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं होती सेंडर और टारगेट ऑडियंस के बीच में, यानी कि इमीडिएट कोई फीडबैक नहीं मिलती। थर्ड है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब जो पर्सन एडवर्टीजमेंट देना चाहता है, यानी कि जिसके बिहाफ पर एडवर्टीजमेंट दी जा रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एडवर्टाइजिंग टोटली आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के कंट्रोल में होती है। यानी कि जो भी मैसेज दिया जा रहा है या जो भी चैनल यूज़ किया जा रहा है उसके ऊपर इस आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का पूरा कंट्रोल होता है। यानी कि वो जैसे भी इस मैसेज के अंदर चेंज करवाना चाहता है वो उसके हिसाब से चेंज करवा सकता है, क्योंकि इसके बदले में उसने कुछ ना कुछ पेमेंट की है। अब एडवर्टीजमेंट देने के बेनिफिट क्या होते हैं? एक साथ तो ये मास कम्युनिकेशन है, यानी कि मास रीच है। यानी कि एक साथ काफ़ी ऑडियंस तक आप इंफॉर्मेशन एक साथ कन्वे कर सकते हैं। अगर आपकी जो ऑडियंस है वो जगह जगह अलग अलग एरिया में स्कैटर्ड है, तो उस केस में इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का आपका एडवर्टाइजिंग बेस्ट टूल माना जाता है। सेकेंड है इन्हांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इन्हांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब कि जो एडवर्टाइजिंग की जाती है, एडवर्टाइजिंग करने से कस्टमर का मोरल बूस्ट होता है। कस्टमर को ये लगता है कि जो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दी जा रही है वो प्रोडक्ट जो है वो बेटर क्वालिटी का है। और कस्टमर को एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे कस्टमर जब प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाता है तो प्रोडक्ट के बारे में उसे पहले से नॉलेज होती है, और उस कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एंड थर्ड जी इकोनॉमिकल। एडवर्टाइजिंग आपके लिए इकोनॉमिकल क्यों मानी जाती है? क्योंकि अगर आप लार्ज स्केल पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि लार्ज ऑडियंस को आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक साथ अलग अलग प्लेसेस पर जब ऑडियंस आपकी स्कैटर्ड है तो वहाँ तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आती है। क्योंकि एक जो पर्सनल सेलिंग की अगर हम बात करें तो एक पर्सन, एक सेल्समैन हर कस्टमर तक नहीं पहुंच सकता। तो वो कुछ कस्टमर्स तक पहुंच जाता है, लेकिन हर कस्टमर तक उसके लिए पहुंचना पॉसिबल नहीं होता। अगर वो हर कस्टमर तक अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो एडवर्टाइजिंग में हम एक पर्टिकुलर टाइम पर एक साथ अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ पर हमारे कस्टमर अवेलेबल है, यानी कि जो जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर अवेलेबल है उन तक हम एक साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से जो पर यूनिट कॉस्ट आती है वो आपके कम आती है। तो यानी कि एडवर्टाइजिंग कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल भी होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपके पास पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है जिसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, यानी कि सेलर और जो कस्टमर है वो उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ऑरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल। यानी कि पर्सनल सेलिंग के अंदर ऑरल प्रेजेंटेशन होती है। ऑरल प्रेजेंटेशन का मतलब कि जो आपके पास सेलर है और जो बायर है उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है, उनके बीच में पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन है। सेलर कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए, कस्टमर कौन से? जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उन पोटेंशियल कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कैसे करता है? और रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, यानी कि उनके उनसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करता है। और उससे जो कस्टमर है वो सेल्समैन की बात को पूरी तरह से सुनता है, उससे इन्फ्लुएंस होता है, देन उस प्रोडक्ट को बाय करता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए जो पर्सनल सेलिंग को
टूल को यूज़ करने के लिए ज़्यादा बिजनेस फर्म्स क्या करती हैं, कई तरह के सेल्स पर्सन को अपॉइंट करती है, इनकी कई तरह के सेल्समैन को अपॉइंट करती है जो कि टारगेट कस्टमर को अप्रोच करते हैं और उन्हें प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से अवेयर करते हैं ताकि वो पर्सन इन्फ्लुएंस होकर के मोटिवेट होकर के उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। तो ये कम्युनिकेशन की ये मेथड भी आपका कम्युनिकेशन का एक पेड फॉर्म होता है, क्योंकि सेल्समैन जो हमने अपॉइंट किए हैं उन सेल्समैन को हमें कुछ ना कुछ सैलरी अमाउंट पे करना पड़ता है। तो ये एक तरह का पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। पर्सनल सेलिंग का बेनिफिट ये मिलता है, जो एडवर्टाइजिंग के अंदर हम बात कर रहे थे कि हमें इमीडिएटली फीडबैक नहीं मिल रही थी क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं था। पर्सनल सेलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है जबकि एडवर्टाइजिंग में नहीं होती। पर्सनल सेलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और साथ के साथ इमीडिएट हमें फीडबैक मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जब हम कस्टमर को अप्रोच करते हैं तो हम कस्टमर के साथ बात करते हुए हम उसके बिहेवियर को जज कर जाते हैं, कस्टमर की फीलिंग्स को हम जज कर जाते हैं। तो उसके हिसाब से हम अपने मैसेज को कन्वे करने के क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं, कुछ हद तक मोल्ड कर सकते हैं। तो और जब हम मैसेज को कन्वे करते हैं तो इमीडिएटली हमें कस्टमर का रिस्पांस मिल जाता है, इमीडिएटली हमें फीडबैक मिल जाती है कि वो कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, यानी कि वो प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो पर्सनल सेलिंग कहीं ना कहीं हमें इमीडिएट फीडबैक दिलवाने में हेल्प करता है। ये मेथड आपका सूटेबल कहाँ पर रहता है? जहाँ तक जो आपकी टेक्निकल गुड्स होती है या इंडस्ट्रियल गुड्स होती है, वहाँ पर पर्सनल सेलिंग टूल आपका बेस्ट टूल माना जाता है, क्योंकि जो आपके पास इंडस्ट्रियल गुड्स को परचेज़ करने वाले कस्टमर्स होते हैं, जो टेक्निकल गुड्स को परचेज़ करने वाले कस्टमर्स होते हैं, वहाँ पर ये ऑडियंस बहुत कम होती है और इतनी कम होती है कि उन तक अप्रोच करना सेलर के लिए पॉसिबल होता है, यानी कि लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं, उनको हम ईजिली अप्रोच करके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मेथड आपका वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पर कस्टमर आपके कम होते हैं। इसकी फीचर्स क्या होती है? फर्स्ट आपके पास पर्सनल फॉर्म, यानी कि इसके अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। इसमें कस्टमर के साथ हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो आपके बेटर बनते हैं, क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स को, उनके बिहेवियर को, कस्टमर के बिहेवियर को जज कर जाते हैं। तो यानी कि उनके साथ रिलेशनशिप आपके बेटर बनते हैं। पेड फॉर्म होता है, पेड फॉर्म का मतलब कि हमें इसके बदले में कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, क्योंकि हम सेल्समैन अपॉइंट कर रहे हैं। सेल्समैन आगे कस्टमर को अप्रोच करता है तो सेल्समैन को हमें जो भी सैलरी की फॉर्म में जो भी अमाउंट पे करना पड़ता है उसे हम जो अमाउंट पे किया जा रहा है, इस वजह से हम इसे किसका नाम देते हैं कि ये पेड फॉर्म होता है। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी हम हर एक ऑडियंस को अप्रोच करते हैं तो इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अगर हमारे कस्टमर अलग अलग जगह पर अवेलेबल है तो हर कस्टमर तक पहुंचना वाले पॉसिबल भी नहीं होता, लेकिन और हर पर्सन तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी अमाउंट भी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। पर्सनल सेलिंग के बेनिफिट क्या होते हैं? एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हम अपने मैसेज के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हैं, यानी कि कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से हम अपने मैसेज को मोल्ड कर देते हैं। सेकेंड इज़ डायरेक्ट फीडबैक, यानी कि जब हमने मैसेज कन्वे किया हमें इमीडिएटली फीडबैक मिल जाती है, उस कस्टमर का रिस्पांस मिल जाता है। और इसके अंदर हमारी मिनिमम वेस्टेज, यानी कि जो टाइमिंग की वेस्टेज भी कम होती है। हम सिर्फ उन्हीं कस्टमर को अप्रोच करते हैं जो हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं कस्टमर को ज़्यादातर अप्रोच करते हैं जो कि प्रोडक्ट को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड है। थर्ड एलिमेंट है आपके पास सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो बेसिकली आपके पास जो सेल्स प्रमोशन है वो आपके शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है कि हम और ये एक तरह से एज अ सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है कि हम एडवर्टीजमेंट भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट भी दे रहे हैं, साथ के साथ हम प्रोडक्ट की पर्सनल सेलिंग भी कर रहे हैं और उसके साथ ही हम सेल्स प्रमोशन को यूज़ करते हैं। एडवर्टाइजिंग के साथ भी हम सेल्स प्रमोशन को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो अगर हमें ये लगता है कि हमारी जो प्रोडक्ट की सेल है वो कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है, तो हम उस सेल को वापस मेंटेन करने के लिए सेल प्रमोशन एफर्ट्स करते हैं, यानी कि कई तरह की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं जिसमें हम उन्हें कस्टमर को कई तरह के इंसेंटिव्स देते हैं। इंसेंटिव्स के अंदर हम उन्हें फ्री गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, कोई डिस्काउंट दे सकते हैं, कोई फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उन्हें हम किसका नाम देते हैं? सेल प्रमोशनल टूल्स का। लेकिन ध्यान रखना ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं। ये ये जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इमीडिएटली सेल इंक्रीज हो जाए। तो इमीडिएटली सेल को इंक्रीज करने के लिए हम सेल प्रमोशन टूल्स को यूज़ करते हैं। इट मीन्स सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू द प्रमोशनल एक्टिविटीज डिजाइन टू encourage
customers to make immediate purchase of goods and services. It means प्रमोशनल जो सेल्स प्रमोशन है उसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसी प्रमोशन एक्टिविटीज डिजाइन कर रहे हैं जिससे हम कस्टमर को इनकरेज करें कि इमीडिएटली वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लें। जैसे कुछ टाइम के लिए हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि विद इन टाइम पीरियड अगर आप परचेज करेंगे तो आपको एक बेस्ट ऑफर मिलेगा। लाइक इंसेंटिव कैसे हैं, सेल कॉन्टेस्ट है, फ्री गिफ्ट्स हैं, कैश डिस्काउंट, फ्री सैंपल्स, ये सब आपके पास किसके अंदर आते हैं, सेल्स प्रमोशनल टूल्स के अंदर। नेक्स्ट सेल्स प्रमोशनल टूल्स आपके पास किस सेल्स प्रमोशनल टूल्स एफर्ट्स जो किए जाते हैं, इसके एग्जांपल्स आपके पास कस्टमर्स को हमने मोटिवेट करने के लिए किस तरह के बेनिफिट्स देने हैं, मिडल मैन्स को मोटिवेट करने के लिए हमें किस तरह के बेनिफिट्स देने हैं, या सेल्स पर्सन को। कस्टमर कौन है, जो हमारे अल्टीमेट कस्टमर्स यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने वाले कंज्यूमर्स हैं। इनको हम बेनिफिट कैसे दे सकते हैं, जैसे कैश डिस्काउंट दे दिया जाए। कैश डिस्काउंट यानी कि आप प्रोडक्ट खरीदिए, आप प्रोडक्ट को जैसे ही बाई करेंगे आपको इमीडिएटली उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसे 10%, 20%, 30% आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। या कई तरह के कॉन्टेक्ट्स रखे जाते हैं, या आपको क्वांटिटी में डिस्काउंट दे दिया जाता है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, लकी ड्रॉज निकाले जाते हैं। ये सब किसके लिए दिए जाते हैं, कस्टमर्स के लिए। या हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर इस टाइप के जो ऑफर्स दिए जाते हैं वो बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर्स दी जाती है। ये ज़्यादातर क्या टूथपेस्ट या सॉप्स के केस में इस तरह की ऑफर्स प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड आ गया फॉर मिडलमैन। मिडलमैन का मतलब कि सेल प्रमोशन स्कीम्स को देने का मेन टारगेट ये है कि जो मिडलमैन्स हैं उनको उनको मोटिवेट किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। उसके लिए जो डीलर्स हैं, डीलर्स को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए जो प्रमोशन एफर्ट्स किए जाते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। लाइक उन्हें फ्री गिफ्ट्स दिए जाते हैं, या अगर वो हमारे प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा करते हैं, उन्हें एक टारगेट दे दिया जाता है कि आप इतने प्रोडक्ट की सेल कीजिए, अगर आपने वो टारगेट पूरा किया तो हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, या अलग से कूपन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं जो कि पर्टिकुलर रिटेलर्स को दिए जाते हैं। ये इनका पर्पज़ होता है मिडल मैन को इन्फ्लुएंस करना, मिडल मैन को मोटिवेट करना, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करें। एंड थर्ड आपके पास वो सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन का मतलब जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं। तो इन पर्सन को कैसे हम इनको मोटिवेट करना भी हमारा पर्पज़ होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि ताकि हमारे आगे कस्टमर को और ज़्यादा मोटिवेट करें। इनको मोटिवेट करने के लिए हम उन्हें एक्स्ट्रा कमीशन दे सकते हैं कि जैसे जितने प्रोडक्ट आप सेल करेंगे उतने प्रोडक्ट के ऊपर आपको पर यूनिट के हिसाब से कमीशन मिलेगी। या अगर आप बेटर काम करेंगे, हमारी कंपनी के लिए अच्छा काम करेंगे, तो हम आपको बोनस देंगे, या आपको फ्री ट्रेवल्स गिफ्ट दे दिए जाते हैं। इसी तरह आपको फ्री हॉलीडेज़ दे दी जाती है। इसका मेन टारगेट ये होता है, कोई भी किसी भी तरह का अवार्ड देना, तो इसका मेन टारगेट ये होता है कि एम्प्लॉइज़ मोटिवेट हो और वो हमारे प्रोडक्ट की सेल करने में सर्विसेज प्रोवाइड करें। सेल प्रमोशन का बेनिफिट क्या होता है, एक तो सेल प्रमोशन देने से एकदम हम कस्टमर की अटेंशन को राइज करते हैं, यानी कि कस्टमर एकदम जैसे हमने ऑफर दी, मैंने आपको कहा शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है, जैसे हमने कस्टमर को एकदम जैसे कोई भी इंसेंटिव दिया, बाय वन गेट वन फ्री कोई ऑफर दे रहे हैं, तो कस्टमर एकदम अट्रैक्ट होता है। वो ना भी परचेज करना चाहता हो तो उस टाइम पर भी उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, यानी कि अटेंशन वैल्यू को क्रिएट करने के लिए भी हम सेल प्रमोशन को यूज़ करते हैं। सेकंड, यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तब भी सेल्स प्रमोशन को यूज़ किया जाता है। सेल्स प्रमोशन को जैसे फ्री गिफ्ट दे देना, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप मॉल्स में फ्री सैंपल कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए सेल प्रमोशन एफर्ट्स को यूज़ किया जाता है। थर्ड इज सप्लीमेंट टू अदर प्रमोशनल टूल्स, यानी कि जो सेल्स प्रमोशन को यूज़ किया जाता है वो एज अ सप्लीमेंट ऑफ अदर प्रमोशनल टूल्स होता है, यानी कि एडवर्टाइजिंग भी आप दे रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग के साथ साथ आप सेल्स प्रमोशन टूल्स को भी यूज़ कर रहे हैं। यानी कि आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, साथ ही साथ आप एडवर्टीजमेंट के अंदर ये भी बता रहे हैं कि हम इस प्रोडक्ट के अंदर आपको बेस्ट ऑफर क्या दे रहे हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज सेल्स इन ऑफ सीजन। ज़्यादातर सेल्स प्रमोशन टूल्स को यूज़ किया जाता है ऑफ सीजन के अंदर, यानी कि ऑफ सीजन सेल लगा देना। यानी कि जैसे आपको पता है कि जैसे वुलन क्लॉथ्स है, वुलन क्लॉथ्स आपके विंटर सीजन में सेल होते हैं, लेकिन जब समर सीजन हो, यानी कि जब विंटर सीजन ऑफ हो जाता है, तो उस टाइम पर आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं हो रही, तो उस टाइम पर आप ऑफ सीजन सेल लगा देते हैं, ताकि कस्टमर को वो प्रोडक्ट सस्ता मिले और चीपेस्ट रेट पर मिलने की वजह से वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लें, और हमारी स्टॉक क्लियरेंस सेल इस टाइप की जो सेल्स है उसका वो ज़्यादा इफेक्टिव रह सके, हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इजीली सेल हो जाए। तो जो एक्टिविटीज़ की जाती है, मैंने भी आपको बताया कि एक्टिविटीज़ किस टाइप की हो सकती है। कोई भी आप डिस्काउंट दे सकते हैं, रिबेट,
कोई भी आप अमाउंट रिफ़ंड करने का रिफ़ंडिंग की ऑफ़र आप दे सकते हैं, यानी कि आपको एक ऑफ़र दे दिया जाता है कि आपको एक प्रूफ दे दिया जाता है परचेज टाइम पर, जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। जैसे आपने आज 20,000 का कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, तो आफ्टर 6 मंथ आपको उसमें से 5,000 रुपीज़ रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो किसी भी तरह की ऑफ़र देना, लाइक प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब बाय वन गेट वन फ्री की ऑफ़र दे देना, एक यानी कि एक साथ आप दो प्रोडक्ट मिला करके दे रहे हैं, तो उसे हम किसका नाम देते हैं, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का। कोई भी लकी ड्रॉ निकाला जा सकता है, कोई भी सैंपल आपको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, या किसी भी तरह का कोई कॉन्टेक्स्ट रखा जा सकता है। मेनली इन सब का पर्पज़ ये होता है कि हम कस्टमर को मोटिवेट कर सके, कस्टमर को, कंज्यूमर को, मिडल मैन को या एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने का टारगेट होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपके पास पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है, ये पब्लिसिटी ऑलमोस्ट आपके पास एडवर्टाइजिंग की तरह होती है, कि मास कम्युनिकेशन ही होता है, यानी कि एक साथ आप कई लोगों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में डिफरेंस क्या आता है, कि जो आपके पास एडवर्टाइजिंग है वो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू की जाती है, यानी कि स्पॉन्सर बाकायदा उसके अंदर अमाउंट पे कर रहा है एडवर्टीजमेंट देने के लिए। लेकिन पब्लिसिटी के अंदर कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं होता, ये अनआइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू दी जाती है। यानी कि जो एडवर्टाइजिंग होती है, एडवर्टाइजिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो हम खुद करवा रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि उस प्रोडक्ट के बारे में हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स बताए जाएंगे। लेकिन पब्लिसिटी जो होती है वो आपके पास नॉन पेड मीडिया होता है। नॉन पेड मीडिया का मतलब कि इसमें किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं की जा रही। जब हम इसमें किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं करते, तो ये हमारी फेवर में भी हो सकती है या हमारी कंपनी के अगेंस्ट में भी हो सकती है। और लोग, जो आम ऑडियंस है, जो टारगेटेड ऑडियंस है, वो एडवर्टाइजिंग की बजाय पब्लिसिटी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करती है। इसकी क्रेडिबिलिटी एडवर्टाइजिंग की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। क्रेडिबिलिटी का मतलब कि लोगों को कन्विंस करना इजी होता है, क्योंकि ये अनबाइज्ड होती है। इसमें किसी तरह की कोई किसी भी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती। इसके थ्रू अगर मान लीजिए, अगर पब्लिसिटी में हमारे प्रोडक्ट के बारे में गुड इमेज बताई जा रही है, तो इसका हमारी कंपनी की गुडविल के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। हमारा जो ब्रांड है वो पॉपुलर हो जाता है, और लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारी कंपनी को लेकर के इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर इसमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए, तो हमारी कंपनी के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो एडवर्टाइजिंग थी, एडवर्टाइजिंग के अंदर वो टोटली आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के कंट्रोल में थी, क्योंकि वो उसके बदले में अमाउंट पे कर रहा था। लेकिन पब्लिसिटी के अंदर कोई अमाउंट पे नहीं किया जाता, तो इस पर जो कंट्रोल है वो स्पॉन्सर का नहीं होता। तो इसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि जब पेप्सी और कोक की बात हुई थी, तो एक टाइम में पेप्सी और कोक के अगेंस्ट में पब्लिसिटी हुई थी कि वो अपने प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करती, जिसका प्रोडक्ट की सेल के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था, जिसमें ये बताया गया था कि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर पेस्टिसाइड्स ज़्यादा है, यानी कि जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है उससे ज़्यादा है, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो लोगों के ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ा कि उन्होंने उस प्रोडक्ट को बाय करना बंद कर दिया, जिससे उस प्रोडक्ट की सेल के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ा। तो यानी कि या फिर उस कंपनी ने क्या किया, अपने इस पॉइंट को सही करने के लिए कई ऑफिशियली एड्स दी, कि उन्हें बताया, कस्टमर को बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर पेस्टिसाइड्स ज़्यादा नहीं है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की सेल के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो ये इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं, पब्लिसिटी का। पब्लिसिटी वैसे आपके पास नॉन पर्सनली होती है, जैसे हम एडवर्टीजमेंट के अंदर देते हैं, यानी कि एक साथ हम लार्ज ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। Publicity refers to spreading information about the product or services of a company by unidentified sponsors, which is usually media. यानी कि पब्लिसिटी जो है वो एक साथ कई लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो अनआइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू दी जाती है। वो ज़्यादातर आपके पास क्या होता है, लाइक न्यूज़पेपर में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, या हम ये कह रहे हैं न्यूज़ चैनल में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हमारे पास क्या होती है, पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी का इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। और ये आपके पास स्मॉल या लार्ज स्केल पर भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि अनआइडेंटिफाइड जो स्पॉन्सर है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका साइज स्मॉल या लार्ज कर सकता है। इसकी फीचर्स क्या होती हैं, फर्स्ट इज इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो अगेन
इन आपके पास नॉन पर्सनल है। नॉन पर्सनल यानी कि इसके अंदर सेंडर और रिसीवर का आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, यानी कि सेलर और बायर का आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। सेकंड इज नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इसके बदले में किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं की जा रही, यानी कि इसके ऊपर जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, उसका कंट्रोल भी नहीं होता। थर्ड इज गुड पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी। मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर ये नॉन पेड है, नॉन पेड होने के कारण इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसका वो गुड पब्लिसिटी भी हो सकती है, बैड पब्लिसिटी भी हो सकती है। कंपनी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। पब्लिसिटी देने का बेनिफिट क्या होता है? फर्स्ट इज नॉन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, यानी कि इसमें कोई भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं होता। एंड सेकंड इज पॉजिटिव होगी, अगर अगर पब्लिसिटी के अंदर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कंपनी के बारे में, तो उससे कंपनी की इमेज या कंपनी की रेपुटेशन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपके प्रोडक्ट की सेल भी इंक्रीज हो जाती है और आपकी कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, नेक्स्ट एलिमेंट है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन बेसिकली क्या चीज़ होती है? ये मार्केटिंग फंक्शन का कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, लेकिन तब भी पब्लिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जो पब्लिक रिलेशन होता है, पब्लिक रिलेशन इज़ द वे ऑफ मेंटेनिंग द इमेज ऑफ कंपनी। यानी कि पब्लिक रिलेशन को बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि कंपनी की इमेज बढ़े, कंपनी की गुडविल मार्केट में इंक्रीज हो, यानी कि उनके पब्लिक के साथ रिलेशन बेटर हो, उसके लिए हम पब्लिक रिलेशंस को यूज़ करते हैं। तो पब्लिक रिलेशन किसके साथ मेंटेन किए जाते हैं? जो जो कंपनी के साथ लिंक पार्टीज होती हैं। लिंक पार्टीज का मतलब आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉइज हो सकते हैं, आपके सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी या स्टॉक होल्डर्स, कोई भी हो सकता है, वो सब हमारे पास पब्लिक का पार्ट है। तो इनके सामने, यानी कि जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं या जिस सोसाइटी में रह कर के आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनके साथ आपके रिलेशन बेटर बन सके। तो अगर अगर आपकी कंपनी के रिलेशन उसके साथ बेटर बनेंगे, तो आपका आप जो बिजनेस चला रहे हैं उस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो उनके साथ रिलेशन बनाने को हम किसका नाम देते हैं? पब्लिक रिलेशन। इसके अंदर आप कई तरह की सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, लाइक आप कहीं पर डोनेशन दे रहे हैं ताकि लोगों को पता चले, कोई किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आपने डोनेशन दी, अगर आप डोनेशन देते हैं तो आप हाईलाइट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपने पर्टिकुलर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर डोनेशन दी है, या आप कोई भी इवेंट स्पॉन्सर कर देते हैं कि आपने उसे स्पॉन्सर किया है, किसी भी सोशल इवेंट के अंदर आपने फंड इन्वेस्ट कर दिए, फंड्स लगाए हैं। तो इससे क्या होता है? लोगों के सामने आपकी इमेज बढ़ती है, और अगर आपका नाम फेमस होगा, आपकी इमेज बढ़ेगी, तो साथ के साथ आपके फर्म के प्रोडक्ट की भी इमेज इंक्रीज होती चली जाती है। तो इसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं? पब्लिक रिलेशन। डेफिनेशन देखिए, public relations have not become an important marketing function. The total process of building goodwill towards a business enterprise and securing a bright public image of a company is called public relation. It creates a favorable atmosphere for conducting business. यानी कि public relation का मतलब क्या हुआ? इसमें public relation basically किस लिए किया जा रहा है? ताकि लोगों के सामने आपकी कंपनी की इमेज बढ़े, आपकी कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो, और आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ पर कि ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पर आप अपने बिजनेस को ईजिली कंडक्ट कर सकें। तो पब्लिक रिलेशंस किसके साथ बनाया जाता है? वो ग्रुप्स कौन से होते हैं? मैंने भी आपको बताया, कस्टमर्स, स्टॉक होल्डर्स यानी कि जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज़ या कम्युनिटी, जहाँ पर जिनके जो सोसाइटी है आपकी, उसके साथ आप रिलेशन बेटर बनाएंगे तो आपका बिजनेस फ्यूचर में लॉन्ग रन तक स्टैंड रहेगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग की अगर बात करें तो आज के टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती चली जा रही है, वैसे वैसे डायरेक्ट मार्केटिंग का रोल भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। डायरेक्ट मार्केटिंग से एक तो हमारा जो कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और ये कैसे होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग में हमारा जो ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होने से क्या होता है? डायरेक्टली हमें इमीडिएटली उनकी फीडबैक भी मिल जाती है, और कस्टमर के साथ लिंक होने से, डायरेक्ट लिंक होने से उनके साथ हमारे रिलेशनशिप भी बेटर बनते हैं, जैसे हम पर्सनल सेलिंग करते हैं। बस ये आपके पास डायरेक्ट मार्केटिंग की फॉर्म है। इसमें ज़्यादातर जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो आप टेलीफोन के थ्रू, ईमेल, फैक्स, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टूल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो आज के टाइम में आपके पास ये कोई ये कहने का मतलब ये कोई अलग टूल नहीं है, बस ये है कि पर्सनल सेलिंग्स की तरह ही होता है, कि बस पर्सनल सेलिंग के अंदर हम कस्टमर के पास जाकर के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर हम किसी भी मीडिया को यूज़ करके, ईमेल या मेल्स या किसी बिजनेस लेटर या टेलीफोन के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी कि डायरेक्टली कम्युनिकेशन होने से हमें इमीडिएटली उनकी फीडबैक भी मिल जाती है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ?
Direct marketing uses direct approaches to connect and communicate with the specific customers and prospects using emails, mails, business letters, telephone and fax, etc. It helps the marketer to create a dialogue with the customers for immediate और quick response. वही जो अभी मैंने आपको बताया कि immediately information को convey करना easy हो जाता है. For example, if you are marketing medical textbooks, you would use a database of doctors or a list derived from a medical colleges consisting of medical students names as the basis of your mail list. यानी कि अगर आप किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे अगर आपने कोई भी बुक पब्लिश की है, अगर आप उन बुक्स के डेटाबेस को अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो आपने किन्हें प्रोवाइड करनी है. जैसे डॉक्टर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, आप डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप एक डेटाबेस निकाल लीजिए कि वो कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जिनको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. आप डायरेक्टली उन्हीं डॉक्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा और साथ के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से आपको डायरेक्टली फीडबैक भी मिल जाएगी. तो आज के टाइम में टेली मार्केटिंग, मोबाइल फ़ोन मार्केटिंग, यानी कि जो आप SMS यूज़ करते हैं या डायरेक्टली मेल जो मेल कर दी जाती है, ये सब आपके पास इन्हीं प्रमोशनल स्कीम्स के टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, नेक्स्ट एंड लास्ट, इंटरनेट मार्केटिंग. इंटरनेट मार्केटिंग का मतलब जो अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उससे क्या होता है कि इंटरनेट मार्केटिंग यूज़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपके पास कंप्यूटर्स अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि नेट अवेलेबल होना चाहिए. नेट अवेलेबल होने से यानी कि इसके अंदर वर्ल्ड वाइड की इंटरनेट की बात की जाती है, यानी कि आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप कंप्यूटर के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है, आज के टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है वो इंटरनेट के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. इसमें आपका जो आपके पास जो पुराने टाइम में आपके पास होता था कि सेलर और बायर का आपस में कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता था, लेकिन उस टाइम पर जो कस्टमर थे वो अपनी क्वेरीज क्लियर नहीं कर पाते थे, अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते थे. इंटरनेट मार्केटिंग ने वो सारी की सारी जो वीक पॉइंट है उसको ख़त्म कर दिया है. यानी कि इसमें आपके पास जैसे हम एडवर्टाइजिंग में बात कर रहे थे कि इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसकी आपको इमीडिएटली फीडबैक नहीं मिल रही थी. इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर इस बेनिफिट क्या मिलता है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर इमीडिएटली अपनी क्वेरीज कर सकता है, अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है और उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, किस तरह के डिस्काउंट ऑफर्स उन्हें प्रमोशनल इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्हें इमीडिएटली मिल जाती है. तो बस इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनेट मार्केटिंग को यूज़ करने के लिए आपके पास नेट अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि आप कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल फ़ोन के थ्रू, आज के टाइम में आपके पास नेट अवेलेबल होता है, उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को आप गेन कर सकते हैं. देखिए, द ट्रेडिशनल मीन्स टू कम्युनिकेट was one way in nature and so did not allow this interaction between the seller and the buyer. यानी कि पुराने टाइम में आपके पास क्या होता था कि इंफॉर्मेशन जब प्रोवाइड की जाती थी तो उसमें कस्टमर और सेलर का आपस में कांटेक्ट नहीं हो पाता था. लेकिन आज के टाइम में तो जो सेलर है वो उस टाइम पर अपनी काफ़ी क्वेरीज या जो कस्टमर है वो उनको अपनी क्वेरीज को क्लियर नहीं कर पाते थे. लेकिन आज के टाइम में इंटरनेट मार्केटिंग का रोल इंक्रीज होने से जो कम्युनिकेशन है वो आपके पास टू वे कम्युनिकेशन बन चुका है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इंटरेक्टिव मार्केटिंग के लिए, या फिर आपके कई तरह की सोशल नेटवर्किंग यूज़ की जाती है जिसके अंदर फेसबुक, ट्विटर, गूगल आपने देखा होगा. इसमें भी आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट दी जाती है, आप तक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप इन्फ्लुएंस होकर के उस प्रोडक्ट को परचेज करें. तो ये सारे आपको इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू बेनिफिट्स मिलते हैं. तो ये जो आपके पास पॉइंट्स थे जिसके अंदर आपने एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन या आपके पास पर्सनल सेलिंग है या डायरेक्ट मार्केटिंग, इन पब्लिक रिलेशन, इंटरनेट मार्केटिंग, ये सारे के सारे आपके पास प्रमोशनल टूल्स हैं. इनमें से आप कोई भी प्रमोशनल टूल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा आपके अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो आपके बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट टूल होगा आप उस टूल को अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे. अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आप जो आपके बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट टूल होगा आप उसे यूज़ कर सकते हैं. तो ये थे आपके पास इसके प्रमोशनल टूल्स. ओके, थैंक यू.